हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। माई सेल्फ सी नितिन राजपाल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूक्रेन और अदर जो ऐसे देश हैं जहां पर सुरक्षा अपने आप में बहुत बड़ा इशू है, फिर भी भारत जैसे इतने बड़े देश के स्टूडेंट इन छोटे देशों में अपनी मेडिकल की स्टडी, इंजीनियरिंग की स्टडी क्यों करने जाते हैं। क्या ये स्टूडेंट का शौक़ है वहाँ जाकर पढ़ना छोटे देशों में, या फिर मजबूरी है। आओ इस पे हम बात करते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट एक लिमिटेड लेवल तक ही यूनिवर्सिटी कम प्राइस पे एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर सकती है। फिर उसके बाद रोल आता है यूनिवर्सिटी में प्राइवेट सेक्टर का। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी एजुकेशन यूनिवर्सिटी हैं जो एमबीबीएस कराती हैं, उनकी फ़ीस ही इतनी ज़्यादा होती है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट उनमें एडमिशन लेने से पहले 10 बार सोचता है कि क्या मैं इस फीस को, इस एमबीबीएस को कंप्लीट करने के लिए पे कर पाऊंगा भी या नहीं कर पाऊंगा। और मैं आपको एक छोटे से फैक्ट से बात करता हूं। दोस्तों, हमारे इंडिया में हर साल 15 लाख के आसपास स्टूडेंट नीट का एग्ज़ाम देते हैं। उसमें से 50,000 से लाख ही बस गवर्नमेंट सीट होती हैं एम्स में। जैसे गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी जो लेडी हार्डिन आप दिल्ली में सुनते हैं, जहाँ पर एमबीबीएस करने की फ़ी बहुत कम होती है, मतलब ना के बराबर ही होती है। लेकिन वहाँ पर केवल 50,000 से लाख ही सीट्स अवेलेबल है। फिर उसके बाद बात आती है इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो सब मिला के 5-6 लाख स्टूडेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी सेट हो जाते हैं, जो अपने घर वाले अपने स्टूडेंट या बेटे बेटी को एक फ़ी पे करके प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं, वो पढ़ लेते हैं। अब जो बाकी के 5-6 लाख स्टूडेंट बचे, वो बेचारे क्या करें। अब यूएसए और रशिया जैसे संपन्न देश में जाएंगे, यूके में जाएंगे, तो वहाँ फ़ी इंडिया से भी ज़्यादा होती है। तो उन्हें मजबूरी में यूक्रेन, बांग्लादेश, रिपोर्ट कहती है लास्ट ईयर की कि 30 से 50,000 स्टूडेंट बांग्लादेश में एमबीबीएस करने गए हैं, ड्यू टू फीस वहाँ पर कम है। इंडिया में अगर 70 से 90 लाख रुपए का एमबीबीएस करने में खर्चा है, तो वहाँ पर 30 से 50 लाख में काम हो जाता है एमबीबीएस करने के लिए। तो यहाँ पर किसकी प्रॉब्लम है? क्या ऐसा इशू है कि इस भारत जैसे इतने बड़े देश में एजुकेशन अभी भी पूरी डेवलप नहीं है? लोगों को बाहर जाओ, संपन्न देश में जाओ, लेकिन छोटे देश में जाना पड़ता है। उसके पीछे प्रॉब्लम है हमारे जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं, जितनी भी ये बड़ी बड़ी मालिक हैं, रिलायंस, टाटा, इनको एजुकेशन सेक्टर की तरफ ध्यान देना चाहिए और वहाँ पर एक रिजनेबल फ़ी भी मेंटेन करनी चाहिए, जिससे कि भारत के स्टूडेंट को भारत में ही रोका जा सके और एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। अब दूसरी बात, मैं अपने सीए सीएमए में आता हूँ। सर, सीए और सीएमए में आप एक बार स्टडी करके देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट फाइनल लेवल में फंसे हुए हैं। कोई 3 अटैम्प्ट, कोई 4 अटैम्प्ट, कोई 5 अटैम्प्ट, कोई 6 अटैम्प्ट, कोई 7 अटैम्प्ट से फंसा हुआ है, ओनली फॉर नाम के आगे सीए और सीएम में लग जाए। लेकिन यहां पर भी कॉमर्स की फील्ड में भी प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। कुछ इंडस्ट्री के लेवल पे एक यूनिवर्सिटी कॉमर्स साइड में भी डेवलप करने की जरूरत है, जो स्पेशलाइजेशन कोर्स लेके आए टैक्सेशन का या एनी अदर कोई भी जो जॉब में बच्चों की हेल्प करे और एक वो अच्छा करियर अपना बना पाएँ। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि जितने भी प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास पैसा है, उनको एजुकेशन लेवल में आके, एजुकेशन सेक्टर में आके भारत की एजुकेशन पॉलिसीज को बढ़ावा देना चाहिए और एक
एवरेज लेवल फी पे भारत के हर स्टूडेंट को शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर ये चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के द्वारा की जाती हैं तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लेगा, अच्छे लेवल की एजुकेशन लेगा। और आज जो भारत के स्टूडेंट युद्ध जैसी स्थिति में फंसे हुए हैं, ये ऐसी स्थिति फ्यूचर में भी देखने को नहीं मिलेगी। और मेरा मानना है दोस्तों कि एजुकेशन एक एवरेज फी पे ही होनी चाहिए। मैं आपका दोस्त सी नतन राजपाल, टाटा बाय बाय।